हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपको मजा आने लगा होगा और ये मजा और बढ़ जाता है जब आप स्टडी IQ IAS हिंदी के परिवार से जुड़ जाते हैं। ये आपका परिवार है। यहाँ पे हर एक जो फैकल्टी है, या मैं कहूँ हर एक जो ज्यादा अनुभवी विद्यार्थी जो आपके सामने खड़ा है, वो जब आपको चीजें बताता है, जिस सरल भाषा में आप अपेक्षा करते हैं उस सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जाती है, तो आपको और मजा आने लगता होगा। इस तरीके को या इस तैयारी को और लयबद्ध तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS का आप बैच 5th लॉन्च कर चुका है। स्टडी IQ IAS हिंदी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसकी जो पहली क्लास है वो शुरू हो जाएगी 11 मई से, ओरिएंटेशन क्लास। आपको जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपये, वो पे नहीं करनी है। आपको कितना पे करना है? मात्र 18,999 रुपये। लेकिन ये आप कब पे कर पाएंगे? जब आप यूज करेंगे कोड MB लाइव। ध्यान रहे, ये है फाउंडेशन बैच, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, ज्ञानवाणी जैसे सेशन भी इसमें इंक्लूडेड है इसी फीस में। इस बैच की जो वैधता है वो आपको 2 साल देखने को मिलेगी और करीब 13 से 14 महीने आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जो लोग 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, वो उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है, वो फटाफट से एनरोल हो जाएं और यूज करें कोड MB लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऐसी स्थल आकृतियां जो किससे निर्मित है? एयर, वायु के द्वारा जो निर्मित है उनको कहा जाता है एओलियन लैंडफॉर्म्स। और इसके बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो वायु है या जो पवन है वो 2 प्रकार से स्थल आकृतियों का निर्माण कर सकती है। किस प्रकार से कर सकती है? तो हमें पता है कि जो पवन है, जो विंड्स हैं, वो 2 प्रकार से स्थल आकृतियों का निर्माण कर सकती हैं। कौन कौन सी थी वो आपको पता होने चाहिए। एक है अपर्दनात्मक और दूसरा है निक्षेपणात्मक। इरोजनल और दूसरी है डिपोजिशनल। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि जो पवनें हैं वो इरोजनल जब एक्टिविटीज करती हैं तो जो कोमल शैल हैं, कौन सी शैलों की हमने बात करी थी? जो कोमल शैल हैं, या मैं कहूं जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स जो हैं उनका बहुत आसानी से क्या हो जाता है, बहुत इजीली इरोजन हो जाता है, बहुत आसानी से अपर्दन कर देती हैं पवनें। पवन खुद अपर्दन करती है, पवन को किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने कास्ट टोपोग्राफी में देखा था कि भूमिगत जल को किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार पवन जब अपर्दन कर रही है, विंड्स जब इरोजन कर रही हैं, तो उनको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो उनको जरूरत पड़ती है धूल के कणों की, या कहूं डस्ट पार्टिकल्स की। अच्छा, वैसे तो आप देखोगे कि हमारे वातावरण में भी डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी आकृति अगर देखोगे तो बहुत छोटी होती है। तो ये धूल के कण और डस्ट पार्टिकल्स कहां से आते हैं? तो ये एक साइकिल है। ये धूल के कण और ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये एक साइकिल के ऐसे काम करते हैं कि अपर्दन से धूल के कण बनेंगे और धूल के कणों से अपर्दन होता जाएगा। धूल के कण नहीं होंगे तो अपर्दन भी नहीं हो सकता, और अपर्दन नहीं हो सकता तो धूल के कण भी नहीं होंगे। इसके लिए दोनों चीजें साथ में चाहिए, आपको धूल के कण भी चाहिए और अपर्दन भी चाहिए। तो अब ये धूल के कण आते कहां से हैं? तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं
या मैं कहूं जो ये आप धूल के कण हैं, इनका स्रोत क्या है, ये आते कहां से हैं? तो आप इनको देखोगे तो जो रॉक्स होती हैं, जो शैलें होती हैं, जब इनका क्या होता है, इनका अपरदन और अपक्षय, अनाच्छादन जिसको कहा जाता है, अपरदन और अपक्षय तब जब होता है तब उससे आपको क्या मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलते जाएंगे, धूल के कण मिलते जाएंगे। और ये सहायक होते हैं, किसमें सहायता करते हैं, ये सहायता करते हैं पवनों को कौन सी स्थलाकृति बनाने में, पवनों को जो अपरदनात्मक स्थल आकृति हैं, उनको बनाने में मदद करता है, उनको बनाने में सहायता करता है। तो यहां तक कोई चीजें बहुत आसानी से हम लोगों ने समझ ली थी। हमने ये भी देखा था कि बेसिक्स का कंसेप्ट जो हमने समझने की कोशिश करी थी कि कोई भी अगर शैल है, कोई भी अगर क्या है, कोई भी अगर शैल है जो इस धरातल पे रखी हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कुछ हिस्सा ऐसा होगा, मान लेते हैं ये हिस्सा ऐसा है जो कोमल है, बाकी जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो है कठोर है, ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। तो अपरदन सर्वाधिक किसका होगा, आप देखोगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्या, सर्वाधिक अपरदन। और जहां पे कठोर शैल हैं, जहां पे हार्ड रॉक्स हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम, क्या देखने को मिलेगा, न्यूनतम अपरदन। ये जो कठोर शैलें होती हैं जनरली आप इनको देखोगे, ये आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों में ग्रेनाइट की या नीस की। हमने देखा था ग्रेनाइट और नीस आग्नेय चट्टानों के, अगर आपको याद है तो इनसे निर्मित होती हैं ये स्थलाकृतियां। और अपरदन किसका ज्यादा होता है, कोमल शैलों का, कम किसका होता है, कठोर शैलों का। यहां तक कोई भी डाउट हमको नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने एक और चीज पढ़ने की कोशिश करी थी जिससे आपसे एमसीक्यू भी हमने हल करने की कोशिश करी थी, अगर आपको याद है तो। हमने देखा था कि जो शुष्क परिस्थिति हैं या अर्धशुष्क जो परिस्थिति हैं, शुष्क और अर्धशुष्क जो परिस्थिति है, या मैं कहूं जो एरिड और सेमी एरिड जो कंडीशंस हैं, अगर आप उसमें देखोगे तो जो अपरदनात्मक कार्य है ये दो चीजों से किया जाता है, या दो इसके कारक हो सकते हैं। कौन कौन से इसके कारक हो सकते हैं, एक जो सबसे प्रमुख कारण आपको देखने को मिलेगा वो तो है आपकी पवन, वो तो है आपकी विंड्स। इसके अलावा आप देखोगे जो जल है, जो वाटर है, वो भी यहाँ पे क्या करता है, अपरदन करता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, शुष्क या अर्धशुष्क। अब सबसे पहले मन में ये डाउट आता है कि शुष्क स्थान पे जल कहां से आया। तो जल आने का एकमात्र यहाँ पे जो स्रोत है वो क्या है, वो है वर्षा। तो जो वर्षा का जल होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे अपरदन का कार्य करेगा। वर्षा का जल अपरदन का कार्य करेगा, साथ ही साथ वर्षा का जल यहाँ पे क्या किसका निर्माण भी कर लेता है, सरिताओं का निर्माण भी कर लेता है। नदी तो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी जो होती है उनको क्या कहा जाता है, सरिताएं कहा जाता है। तो उन सरिताओं का निर्माण कौन करेगा, बारिश से आया हुआ जल। तो शुष्क, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में कौन सा कार्य हो रहा होगा, अपरदन का कार्य हो रहा होगा। वो अपरदन का कार्य कौन कौन कर रहे होंगे, पवन कर रही होगी और वर्षा कर रही होगी। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है कि शुष्क मरुस्थलों में
यांत्रिक अपक्षय के कारण चट्टानें क्या होती है, इनका चट्टानों का विघटन होता है। अब ये यांत्रिक अपक्षय, कल किसी ने पूछा मुझसे सर ये यांत्रिक अपक्षय क्या होता है, तो बच्चा देखो यांत्रिक अपक्षय, मान लेते हैं कोई शैल है आपकी। अब शैल में शैल में बहुत सारे खनिज और अखनिज तत्व आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे जो खनिज और अखनिज तत्व हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक ही पार्ट है, बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो जब बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है और पवनें लगातार जब इससे टकराती रहती हैं, पवनें क्या करती हैं लगातार इससे जब टकराती रहती हैं, तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं इनको क्या करेगी पवन, इससे अलग कर लेगी। अगर मैं किसी जोर लगा के, ताकत लगा के अपने हाथ को, अपनी हथेली को अपने पूरे बॉडी से अलग कर दूं, तो किस तरीके से किया मैंने, यांत्रिक तरीके से करने की कोशिश की है, मैकेनिकली करने की कोशिश की है। इसी को कहा जाता है यांत्रिक अपक्षय। और यांत्रिक अपक्षय होने के बाद चट्टानें कैसी हो जाती है, बहुत ढीली हो जाती हैं। और जब ढीली चट्टानें हो जाती हैं तो इनको बहुत आसानी से पवनें क्या करती हैं, अपर्दित कर देती हैं। तो यहां तक कोई डाउट नहीं था। पवन द्वारा अपर्दन का कार्य 3 रूपों में किया जाता है। कौन कौन से थे ये 3 रूप, अगर आपको याद हो तो पहला हमने बात करी थी डिफ्लेशन की। किसकी बात करी थी, डिफ्लेशन की। और अगर आपको याद है तो ये जो डिफ्लेशन जो शब्द हमने पढ़ा था, ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, ये डिफ्लेयर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है उड़ाना। इसका मतलब क्या होता है, उड़ाना। तो जब पवने छोटे छोटे बारीक महीन जो कण हैं शैल के, या जिनको अवसाद कहा जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए, उड़ा के ले जाए। कैसे, उड़ा के ले जाए, डिफ्लेयर करके ले जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, डिफ्लेशन कहोगे। उसके बाद हमने बात करी थी एब्रेशन की, या कहूं मैं अपघर्षण की। उसके बाद हमने बात करी थी, तो जो अपघर्षण की हमने बात करी थी, हमने देखा था, मान लेते हैं कोई शैल है, ये कहाँ पे है, ये रखी हुई है जमीन पे, तो यहाँ पे जो अपघर्षण होगा क्या वो पूरी शैल में हो पाएगा, तो हमने देखा था नहीं, अपघर्षण आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा इस हिस्से में। यहाँ पे इसकी सर्वाधिक जो ऊंचाई हो सकती है, ज्यादातर कितनी मिलेगी आपको, 6 फीट आपको देखने को मिलेगा। और ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक, या मैं कहूँ धरातल के बिल्कुल नजदीक आपको अपघर्षण कम देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या था, जो धूल के कण है, जो यहाँ पे धूल के कण होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वो नीचे धरती पे जमीन पे गिर जाएंगे। और इसके ऊपर जो धूल के कण होंगे वो बहुत छोटे होंगे, बहुत बारीक कण होंगे। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत तेजी से लग रहा होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत भारी कणों को इतना ऊपर नहीं उड़ने देगा। तो इस वाले हिस्से में आप देखोगे यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं वो कैसी देखने को मिलेंगी आपको, वो देखने को मिलेंगी चिकनी चट्टानें। यहाँ पे चिकना आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्मूथ रॉक्स देखने को मिलेंगी। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसके बाद हमने बात करी थी सन्नी घर्षण की। किसकी बात करी थी, सन्नी घर्षण की हमने बात करी थी। तो हमको पता है कि जब पवनें अपने साथ चलती हैं, पवनें जब बहती हैं तो अपने साथ क्या लेके चल रही हैं वो, तो उनके पास बहुत सारे क्या है, उनके पास बहुत सारे धूल के कण हैं, उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे इस प्रकार के कण हैं। अब ये जो कण हैं इनमें से कुछ थोड़े बड़े भी हो सकते हैं और कुछ बहुत छोटे भी हो सकते हैं। तो ये जो बड़े कण हैं, ये मान लेते हैं कुछ इस आकार का, कुछ इस आकार का एक कण था, ये एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कौन सी आकृति में परिवर्तित हो जाएंगे, ये गोलाकार बन जाएंगे। और इनका आकार जो होगा, इनका आकार भी पहले के मुकाबले कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, इनका आकार छोटा हो जाता है और ये गोलाकार बन जाते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है, सन्नी घर्षण कहा जाता है। तो डिफ्लेशन, या जिसको अपवाहन हम लोगों ने कहा था, यहाँ पे भी हो कौन सा रहा है, यांत्रिक अपक्षय के कारण जो शैलें ढीली हुई और असंगठित हुई, पवनें क्या करेगी, उन पदार्थों को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। क्या करेगी, अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। और इससे किसका निर्माण होता है, इससे छोटी छोटी गर्तों का निर्माण होता है, छोटे छोटे छिद्रों या गर्तों का निर्माण होता है। और अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में, तो हमने लास्ट क्लास में एक ब्लो होल की बात करी थी, जो हम आगे भी देखेंगे कि जब गर्तों का निर्माण होता है तो एक बेसिन बनता है, एक गर्त बनती है, जिसको ब्लो होल का हमने नाम दिया था, वो इसी के कारण बनता है। साथ ही साथ हमने अपवहन जब पढ़ा था तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो
इजिप्ट जो कंट्री है वहां पे इसको गारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे वहां पे एक फेमस जो गर्त है उसको क्या कहा जाता है, कतारा गर्त कहा जाता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि अपघर्षण या कहूँ एब्रेशन या कोरेजन, जो इसमें बात करना है इंपॉर्टेंट वो है कि कार्य सतह से थोड़ी ऊंचाई पर होता है परंतु 6 फीट से नीचे ही सक्रिय होता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पवन के वेग पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से पवन चल रही है। दूसरी चीज ये रेत के कणों पे डिपेंड करेगा कि उसमें रेत के कण कितने देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ सन्नी घर्षण की अगर बात करें तो आपस में रगड़ खागड़ क्या होते रहेंगे, वो टूटते फूटते रहेंगे और आकार छोटा तथा कैसा होता जाएगा, गोल होता जाएगा। इसको आप क्या कहोगे, सन्नी घर्षण कहोगे। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश करी थी कि वायु कौन कौन सी अपर्दनात्मक स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। तो अपर्दनात्मक स्थल आकृति में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, वो हमने देखा था ब्लो आउट या मैं कहूं वात गर्त। तो वात गर्त का निर्माण कैसे होता है, तो वात गर्त के निर्माण के लिए हमको पता है कि कोई शैल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कोई शैल होनी चाहिए। इस शैल में यहाँ पे धीमे धीमे क्या होता जाएगा, धीमे धीमे आप देखोगे गर्तों का निर्माण होता जाएगा। क्यों यहीं पे गर्तों का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सी शैल से बना हुआ है, ये बना हुआ है कोमल शैलों से। कौन सी शैलों से, कोमल शैलों से, या मैं कहूँ यह बना हुआ है सॉफ्ट रॉक्स से। तो जब सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है तो पवने इसको आसानी से क्या करेंगे, पवने इसको आसानी से अपर्दित कर देंगी। क्या करेंगे, पवने इसको आसानी से इसका अपर्दन करना शुरू कर देंगी। और जब आसानी से अपर्दन करना शुरू करेंगी तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आपकी धीमे धीमे गर्तों का निर्माण करती जाती हैं पवने। गर्तों के निर्माण में क्या होता है, पवन आके टकराई, पवन के साथ और क्या आके टकराएगा, पवन के साथ आप देखोगे जो धूल के कण हैं वो भी इससे आके टकराते जाएंगे। और जब धूल के कण आते टकराते जाएंगे तो आप देखोगे पहले बहुत छोटा सा, फिर बड़ा और बाद में जाके और बड़ा होता जाता है। तो इस प्रकार को जब गर्तों का निर्माण होता है तो इसको कहा जाता है वात गर्त, ब्लो होल, इसको ये कहा जाता है। ब्लो आउट या ब्लो होल के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो हमें पता है कि ये चीज जो महत्वपूर्ण है वहां पे कितना ग्राउंड वाटर है, कितना ग्राउंड वाटर है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा वात गर्त बनेगा या ब्लो आउट बनेगा। ठीक है, वात गर्त ब्लो आउट भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको पवन गर्त भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आपको सहारा के रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। सहारा के अलावा अगर आप देखोगे तो कालाहारी में देखने को मिलेगा, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और एक फेमस अपवहन बेसिनों को बेफेलो वालोस कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है, यूएसए में हम इसको कहेंगे। तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे डिफ्लेशन बेसिन या अपवाह बेसिन, जब इसको पढ़ोगे ना तब आपके दिमाग में हो सकता है ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि यार बेसिन की बात, वॉश बेसिन अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने बात करी थी वो बहते हुए जल की स्थल आकृतियों के बारे में। ऐसी स्थल आकृतियां जो बहता हुआ जल निर्मित करता है, तो वहां पे भी वो अपर्दनात्मक स्थल आकृति थी। जब हम लोग नदी के बारे में बात कर रहे थे, नदी का जितना भी पानी है वो कहाँ पे आ जाता है, मुख्य नदी में आ जाता है, मुख्य सरिता में आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो बेसिन के कारण होता है। तो ये बेसिन उससे अलग है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और आगे है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग हमने देखा था, बहुत अजीब सा नाम है। अजीब सा नाम इसलिए हमको लगा था क्योंकि जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया, और जर्मन भाषा के शब्द में इंसेलबर्ग का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी उच्च भूमि। उच्च भूमि किस रूप में हो सकती है, पठार के रूप में हो सकती है, किसी पर्वत के रूप में हो सकती है, किसी द्वीप के रूप में हो सकती है। तो रेगिस्तान में भी अगर आपको उच्च भूमि देखने को मिले तो आप उसको क्या कहोगे, इंसेलबर्ग कहोगे। अच्छा, ये इंसेलबर्ग क्या सिर्फ ऐसी आकृति होती है एकदम सीधी, तो हमने देखा था नहीं। जो रेगिस्तान है उसमें जो ऊंची आकृति आपको देखने को मिलेगी उसमें दो प्रकार की शैल आपको देखने को मिलेगी। फिर से वही बात, कोमल और कठोर, कोमल और कठोर।
तो अपर्दन किसका होगा? कोमल का। किसका नहीं होगा? कठोर का नहीं होगा। तो जो कठोर शैलें हैं वो तो अपर्दित होने से बच जाएंगी और जो कोमल शैलें हैं वो अपर्दित हो जाएंगी। तो इस प्रकार के स्थल आकृतियां देखने को मिलेंगी। तो क्या जो कठोर शैलें उनका कुछ भी अपर्दन नहीं होगा? नहीं, उनका अपर्दन होगा, बस उनके ढालों का अपर्दन कर पाती है ये, बाकी और ज्यादा अपर्दन नहीं कर पाती। तो इस तरह की आपको स्थल आकृति को देखने को जो मिलती है उन्हीं को आप क्या कहते हैं? उन्हीं को आप इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये हम और पढ़ लेते हैं। ये ऊंचे टीले होते हैं, इस तरह लगते हैं मानो सागर स्थित द्वीप हो। तो आप दूर से अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सागर में बहुत सारे द्वीप हैं, ऐसे रेगिस्तान में बहुत सारे द्वीप आ गए हैं। अच्छा, ये अपक्षय और अपर्दन के कारण कोमल शैल आसानी से क्या होती है? कट जाती है। कठोर शैल अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग के जो किनारे होते हैं वो कैसे? तिरछी ढाल वाले होते हैं और जनरली जो आप देखोगे कैसे मिलेंगे आपको? गुंबदाकार। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कौन सी चट्टानों में हो जाएगा? ग्रेनाइट और नीस नामक चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के द्वारा इनका निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि कौन सी शैलों के कारण होगा? कठोर। और कठोर में हमको पता है ग्रेनाइट और नीस आपको देखने को मिल जाएगी। इनका ढाल तीव्र होता है तथा इनके आधार पर मिट्टी आदि का निक्षेप नहीं मिलता है। इसके जो आधार है इस पे आपको मिट्टी का क्या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पवनें अपने साथ उड़ा के इनको ले जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग हमने देखा था किस प्रकार ये बनता है। यह है आपका इंसेलबर्ग की आकृति। आपको ये इंसेलबर्ग ऊंचाई पे ये, और यहाँ पे जो कोमल शैलें थी जो पहले आप देख रहे हो, देखो कितनी ऊंचाई पे थी, उनका धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन होते हुए वो कम ऊंचाई की हो गई। इसके बाद हमने बात करी थी छत्रक शिला मशरूम रॉक की। इसमें भी हमने देखा था कि अपघर्षण के कारण, एब्रेशन या कोरिजन के कारण क्या हुआ कि 6 फीट से नीचे जो भी है वहां पे उनका अपर्दन होना शुरू कर दिया। किसने अपर्दन किया? वायु ने उसका अपर्दन कर दिया। पवन के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपके पास धूल के कण प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। निचले स्तर में क्या होगा? अपघर्षण करेगा 6 फीट के नीचे। और इसमें आप देखोगे कि तो आधार होता है वो भी हल्का सा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा और इस प्रकार आपको आकृति देखने को मिलेगी। इसी को क्या कहा जाता है? मशरूम रॉक कहते हैं। इसी को हम लोगों ने किसका नाम दिया था? छत्रक शिला का नाम दिया था। इसी को गारा भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? गारा। कहाँ इसको गारा कहा जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ये क्या है? ये मशरूम रॉक है। आज हमको बात करनी है जू जैन के बारे में बात करनी है। देखो, जू जैन के बारे में बिल्कुल वही कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना कि कोमल शैल का ज्यादा अपर्दन, कठोर शैल का अपर्दन कम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले वही बात लिखी हुई है कि मस्तरी भाग में कठोर तथा कोमल शैल है। यहाँ पे ये बात रखनी है ऊपर नीचे एक दूसरे के कैसे मिले? समानांतर। कैसे मिलनी है हमको? समानांतर। इसका मतलब हमको जो ये मिलेगी कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। ये मान लेते हैं कठोर, या मैं कहूं ये है आपकी हार्ड। इसके बिल्कुल नीचे आप देखोगे क्या मिल जाएगी आपको? कोमल, सॉफ्ट, फिर से कठोर, हार्ड, यही बात कह रहा है वो समानांतर मिल रही है आपको। अब इसमें देखो अपक्षय और वायु के अपर्दन के कारण, मतलब यहाँ पे मुख्य कारक कौन है? वायु ही है। तो इन स्थल रूपों का क्या होगा? निर्माण होगा। अब कैसे इसका निर्माण होगा इसमें देखो, ये आपको कैसे दिखेंगी? जो ढक्कनदार दावत के समान होते हैं, अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। परंतु निस्थल रूपों के ऊपरी भाग पर कठोर शैल का आवरण होता है तथा इनका ऊपरी जो भाग होता है वो कैसा मिलेगा आपको? एकदम समतल देखने को मिलेगा। ऐसे स्थल रूपों को क्या कहोगे? जू जैन कहोगे। इनका ऊपरी भाग आप हमेशा याद रखना कैसा होगा? कठोर होगा। कैसा होगा? कठोर होगा। अब देखो क्या होता है इसमें, एक चीज और आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हमने ये तो देखा था कि कैसी परिस्थिति होनी चाहिए, यहाँ पे शुष्क परिस्थिति होनी चाहिए या अर्धशुष्क परिस्थिति होनी चाहिए। साथ ही साथ जू जैन बनने के लिए जो तापमान है ना,
वो भी कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तापमान कम होना चाहिए। अब क्या होता है इसमें, ऐसे समझें कि कठोर शैलें, इनका अपर्दन तो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इनका क्या होता है, यहाँ पे मानो इतना सा अपर्दन हो पाया, बहुत कम अपर्दन हो पा रहा है यहाँ पे। इस अपर्दन में क्या होगा, जहाँ पे अपर्दित हुआ है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या होगा, जो पानी है, जो रात में तापमान कम है, रात में और तापमान कम हो जाएगा। जो वायुमंडल में जो भी पानी था वो ओस में बदल जाएगा, या मैं कहूँ जो बारिश का पानी जो गिरा होगा यहाँ पे, वो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। धीमे धीमे क्या करेगा, वो इन गर्तों को बड़ा करता जाएगा, इन दरारों को क्या करता जाएगा, बड़ा बड़ा करता जाएगा। अपर्दन शुरू होगा, वायु जब बहेगी तो क्या करेगी, ये जो ढीली चट्टान है इनको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, या जो अवसाद है वो अपने साथ ले जाएगी। नीचे कौन सी चट्टान थी? कोमल। अब मान लो ये पहुंचा यहाँ पे, ये पहुंचा यहाँ पे। अब वायु क्या करेगी, ये जो कोमल चट्टान है इसका बहुत ज्यादा अपर्दन कर देगी। कम अपर्दन किसका हुआ है? कठोर का। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कठोर की, लेकिन कहाँ पे पहुंच गया? कोमल तक भी अपर्दन पहुंच गया। तो धीमे धीमे आप देखोगे कि ये हिस्सा कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां पे कोमल चट्टानें थी वहां वहां आप देखोगे कि वो अपर्दन ज्यादा कर चुका है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि इसका जो आप ऊपर वाला हिस्सा देखोगे जो एकदम समतल आपको देखने को मिलेगा पहली बात, तथा जो आपको कैसा देखने को मिलेगा, काफी चौड़ा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वो कैसा होता जाएगा? सकरा होता जाएगा। यही बात लिखी हुई है, देखो, ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता जाएगा। अब ये निचला भाग अधिक चौड़ा कब हो सकता है? जब ये कठोर चट्टान इससे यहाँ पे निकली हो, ये कठोर चट्टान यहाँ पे निकली हो, इसके नीचे भी कोई कठोर चट्टान हो, वो इस प्रकार हो, तो निचला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? इसका चौड़ा हो जाएगा। अगर ऊपर कठोर है तो ऊपर वाला चौड़ा होगा, नीचे कठोर है तो नीचे वाला क्या होता जाएगा? चौड़ा होता जाएगा। अब देखो, जो बात हमने करी थी कि वो तापमान कम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? इसका निर्माण प्राय ऐसे मरुस्थलीय भागों में होता है जहां रात के समय तापमान कैसा मिलेगा आपको? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो जो सुराख है उनमें स्थित जो जल है वो क्या हो जाएगा? वो जमना शुरू हो जाएगा। और जूजैन के निर्माण में ये बहुत ही इसी तरीके से जूजैन का निर्माण होता है। और मरुस्थलीय भाग में जो कठोर और कोमल चट्टानें होती है, जो क्षैतिज दिशा में आपको देखने को मिलेगी, जो कैसी है? समानांतर है। कठोर शैल के नीचे जो कोमल परत है, कठोर शैल की परत के नीचे जो कोमल परत है उसका विस्तार होता है। तो ऊपरी कठोर शैल के परत की संधियों अथवा छिद्रों में ओस बढ़ जाती है, जो दिन के समय सूर्य की किरणों में सुरक्षित रहती है, लेकिन रात के समय ये ओस हिम के रूप में बदल जाती है। इस कारण उसमें प्रसार होने लगता है। क्या होता जाएगा? बूंदे हैं, जब वो बर्फ बनेंगी तो उनका प्रसार होना शुरू हो जाएगा। और शैल की संधियों पर दाब पड़ने से वो क्या होती है? वो विस्तृत होती जाएंगी, गर्तें बड़ी होती जाएंगी। इससे क्या होगा? ऊपरी कठोर शैल का कुछ भाग विघटित होकर टूट फूट जाता है, और उस शिला चूर्ण को कौन ले जाएगी? पवन एक अपनी जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। इसको क्या कहोगे? अपवहन कहोगे। इसको एक जगह से परिवहन करके वो ले जाती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है? निचली जो कोमल शैल है वो भी क्या होगी? धीमे धीमे परत जो होती है उनकी उधड़ना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? कठोर शैल का अपर्दन कम होगा, जबकि जो सॉफ्ट है, जो कोमल चट्टान है, उनका अपर्दन बहुत तेजी से हो जाएगा। तो इन शैलों को, इनका जो अपर्दन हुआ तो इसका जो चूर्ण बनेगा वो कौन ले जाएगा? पवने एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी। और इस ये जो क्रिया हो रही थी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है तुषार। क्या कहा जाता है इसको? तुषार हम लोग कहते हैं। इसी से किसका निर्माण होता है? जूजैन का निर्माण होता है। जूजैन के निर्माण के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सा? एक तो पता होना चाहिए अपक्ष है, दूसरा पता होना चाहिए विशेषक अपर्दन, ये जिसको कहा जाता है डिफरेंशियल इरोजन। क्यों हो रहा है डिफरेंशियल इरोजन? डिफरेंशियल इरोजन यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर है कठोर, नीचे है कोमल, नीचे है कोमल। तो ज्यादा किसका होगा अपर्दन? कोमल का होगा। कम किसका होगा? कठोर का होगा। इसी वजह से अलग अलग अपर्दन हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहोगे आप? डिफरेंशियल इरोजन, या कहूं विशेषक अपर्दन इसको कहोगे। और जूजैन की जो ऊंचाई करीब करीब 90 से 150 मीटर तक की आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या जूजैन को भी मैं इंसेलबर्ग कह सकता हूं? क्या ये भी वो हिस्सा होगा जो सतह से ऊपर होगा? तो हमें पता है कि हाँ, ये भी हिस्सा जो होगा वो सतह से तो ऊपर ही होगा। तो जूजैन नामक स्थलाकृति का इस तरीके से निर्माण होता है। इस तरीके से दिखता है आपको जूजैन, देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये चौड़ा आपको देखने को मिल रहा है धीमे धीमे, और फिर ये चौड़ा।
ऊपर आपको देखने को मिल रही है कठोर शैल, नीचे जैसे जैसे आते जाओगे जहाँ पे ज्यादा अपरदन हुआ है वो कौन सी चट्टान है, वो है कोमल चट्टान है। और जहाँ पे कठोर चट्टान है, कठोर शैल आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे अपरदन कम होता जाएगा। ये है जूजेन की, इस तरीके से जूजेन दिखता है। यहाँ पे भी आप बात कर रहे हो कि जो ड्यू और टेम्परेचर मतलब ओस के कारण और तापमान के कारण ये जो दरार है धीमे धीमे क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो दरारें जब बड़ी बड़ी होती गई तो क्या हुआ, उनमें जो अवसाद थे, जो ढीली ढीली चट्टाने थी, पवन उनको अपने साथ आगे ले गई, तो किसका निर्माण हुआ, जूजेन का निर्माण हुआ। अब यारडंग जिसको कहा जाता है, यारडंग या इसको अंग्रेजी में भी यारडंग, हिंदी में भी इसको यारडंग कहा जाता है। वहां पे अगर आपको याद हो हमने देखा था कि जो चट्टाने हैं, कोमल चट्टाने और कठोर चट्टाने, वो एक दूसरे के समानांतर हैं क्षैतिजली। यहाँ पे आप देखोगे जूजेन के विपरीत होती है। क्यों? जब कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे आप अगर जूजेन देख रहे हो तो वो समानांतर देखने को मिलेंगी कोमल और कठोर चट्टाने, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो लंबवत आपको देखने को मिलेंगी। बाकी सेम चीज होगी, कठोर का कम होगा, कोमल का ज्यादा अपरदन होगा। तो पवन जो कठोर शैल अपेक्षाकृत मुलायम शैल को क्या करेंगे, शीघ्र ही अपरदित कर देते हैं। इस प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों को अपरदित होकर उड़ जाने के कारण कठोर शैलों का भाग खड़े रह जाता है। इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने की नालियां बन जाती हैं। इस तरह के स्थल रूप को यारडंग कहा जाता है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं ये स्थल आकृति, यहाँ पे बहुत सारी कोमल चट्टानें, बहुत सारी कठोर चट्टानें, तो कैसी होनी चाहिए, वो लंबवत होनी चाहिए। मान लेते हैं ये कठोर थी, ये कोमल थी, ये कठोर थी, ये कोमल थी, ये कठोर थी और ये कोमल थी। तो जो भी कोमल चट्टानें होंगी उनका क्या हो जाएगा, उनका अपरदन होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, अपरदन होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे चट्टानें थी, तो अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नालियां दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको नालियां दिखाई देंगी। और बाकी ये जो कठोर चट्टानें एज इट इज बनी रहेंगी, इनका अपरदन होगा लेकिन बहुत कम अपरदन होगा। तो इस प्रकार की अगर स्थल आकृति आपको देखने को मिल रही है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप यारडंग कहोगे। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। यहाँ पे मान लो चट्टानें थी, वो सब कहाँ चली गई, वो सब कोमल चट्टानें जो थी वो तो अपरदित होके चली गई। सिर्फ बचा क्या, यहाँ पे बचा आपका कठोर चट्टानें। तो इनको क्या कहा जाता है, यारडंग इनको कहा जाता है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दो चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यारडंग, यारडंग, जूजेन, यारडंग और, अगर आप देखोगे तो यारडंग और जूजेन इसको कहा जाता है। तो इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि पहले याद रखो y को, एक्स वाई जेड हम लोग पढ़ते हैं हमेशा इंग्लिश वर्णमाला में, एक्स वाई जेड। तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक्स का हमारे पास कोई काम नहीं है, वाई से हमको पता है यारडंग, जेड से जूजेन। तो वाई से जब हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे लंबवत दिशा की, और जब जेड से बात करेंगे तो बात करेंगे समानांतर। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी कौन सा समानांतर होगा और कौन सा लंबवत होगा, या क्या चीजें समानांतर है क्या चीजें लंबवत है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए सिर्फ कोमल शैल और कठोर शैल, कोमल शैल और कठोर शैल की बात होगी। बाकी और कोई इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा यारडंग और जूजेन में। बस नाम थोड़े से अजीब हैं, तो नाम से डरना नहीं है। इसके बाद है ड्राई कांटर, ये इसको कहा जाता है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर कुछ नहीं होता, ड्राई कांटर को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये कोई शैल रखी है और शैल के लगातार आके पवनें क्या कर रही हैं, पवन अपने साथ धूल के कण लेके आ रही है। ये धूल के कण जब शैल से टकराएंगे तो मान लो इससे स्क्रैच करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे, क्या करते चलेंगे, इसको स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने तो सीधी सीधी लाइनें बना दी, लेकिन ये पवनें कुछ इस तरीके से बना सकती लाइनें। ये शैल पे अलग अलग तरह की स्थलाकृति देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की लाइनें या अलग अलग तरह की ड्राइंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो ड्राइंग है इसी को क्या कहोगे, इसी को आप ड्राई कांटर कहोगे। पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवनों से अपरदन के द्वारा क्या पड़ जाती है, खरोंच पड़ जाती है, जिस कारण जो ये पत्थर है या जिनको शिलाखंड हम कह रहे हैं उनमें क्या हो जाती है, नक्काशी जैसी आकृति बन जाएगी। कब बनेगी नक्काशी, पवनें हमें पता है कि हर दिशा से आ रही हैं, हर दिशा से जब पवनें आ रही होंगी तो हर दिशा में जितने भी आपको धूल के कण देखने को मिल रहे होंगे वो भी कहाँ आ रहे होंगे, पवनों के साथ आ रहे होंगे।
और वो क्या करते जाएंगे, ये खरोंच बनाते हुए जाएंगे, और इन खरोंचों से क्या बनेगा, आकृति बन जाती है एक अच्छी सी किस पे, शिलाखंडों पे या चट्टानों पे। और धीमे धीमे आप देखोगे कि वो नक्काशी के साथ जब और धूल के कण आएंगे तो उस नक्काशी को भी वो गिराते हुए चलेंगे आगे, और एक जो आकृति वो कैसी हो जाएगी, चतुष्फलक जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप देखोगे कि जो एक फलक है जिसका एक फल भूपृष्ठ पर होता है तथा शेष 3 फल बाहर की ओर होते हैं। इस प्रकार बाहर की ओर निकलने वाले 3 फलक या पार्श्वों को टुकड़ों को त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर कहते हैं। तो इसको आपको देखने को मिलेगा, ऐसे जो पत्थर होते हैं उसमें 3 आपको फलक देखने को मिलेंगे। चौथा फलक क्या होगा, एकदम नीचे होगा, जो आपको ऊपर से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्यों बन पाया है, ये पवनों ने क्या करा, इसको आप ऐसे समझना कि ये शिला थी कोई, पवनें लगातार इसको क्या कर रही है, अपर्दन करती जा रही है, क्या करती जा रही है, अपर्दन करती जा रही है। लास्ट में क्या होगा, जो बेस होगा सिर्फ वो बचेगा शिला का, उसके ऊपर इस तरह से आकृति बनेगी क्योंकि पवनें इधर से आ रही थी, और कुछ इस तरीके से आपको आकृति देखने को मिल जाएगी। और ये आगे से क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा। तो एक फलक, 2 फलक, और इधर से देखोगे तो तीसरा, और नीचे वाला चौथा फलक आपको देखने को मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है, ड्राई कांटर इसको कहते हैं। और ये कुछ कैसे दिखेंगे आपको, इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये अगर आप देखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा और नीचे चौथा आपको देखने को मिलेगा। बहुत आसान से इस पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस पे कुछ कुछ नक्काशी जैसी आपको आकृति देखने को मिलेगी। वो नक्काशी किसने बनाई है, वो नक्काशी बनाई है पवनों ने। किसने बनाई है, पवनों ने। सिर्फ पवनों ने बना दी या फिर और कुछ भी चाहिए, तो हमें पता है पवनों के साथ यहाँ पे क्या चाहिए, धूल के कण चाहिए। क्या चाहिए, धूल के कण। तो यारडंग, जूजेन, नाम बहुत अजीब है। देखो मैं बिल्कुल इस बात से आपकी सहमत हूँ। क्यों नाम अजीब है, क्योंकि हम लोगों को हिंदी पढ़ने की आदत है ना। हमको सोचो, हमको रॉबर्ट क्लाइव भी जब पढ़ते हैं तो लगता है ना नाम अजीब है, या वॉरेन हास्टिंग पढ़ता है तब भी लगता है कि यार क्या नाम है ये। अगर किसी का नाम चिंटू या मिंटू होता तो बहुत आसानी से हम समझ जाते, लेकिन वो सब लोग बाहर से आए थे, वो सब यूरोपियन नेम है। इसी तरीके से जो यारडंग है या जूजेन है या ड्राई कांटर है, ये सब क्या है, ये अंग्रेजी भाषा के भी शब्द नहीं है, ये यूरोपियन, जैसे जर्मन किसी भाषा का शब्द है या कोई लैटिन भाषा के शब्द है, वो हमने डायरेक्टली उठाए हुए हैं यहाँ पे। तो यूपीएससी भी क्या करेगी, जो डायरेक्ट जो शब्द है वो या तो आपसे किसी शॉर्ट नोट में पूछ ले, या फिर आपसे डायरेक्टली ये बोल दे कि वायु द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों को अपने शब्दों में समझाइए, अपने शब्दों में बताइए। तो उस समय ये काम आने चाहिए और ये याद आ जाते हैं। बस नाम अगर आपको पता है ना तो बहुत आसानी से आप इनको समझ जाओगे। कंसेप्ट तो आप सोचो, हम लोग लास्ट क्लास में भी सेम कंसेप्ट पढ़ा कि कोमल जो चट्टानें होती हैं, कोमल जो शैल होती हैं, उनका अपर्दन बहुत आसानी से हो जाता है, और जो कठोर जो शैलें होती हैं उनका अपर्दन बहुत मुश्किल से होता है। कंसेप्ट तो बेसिकली यही है, लेकिन इस कंसेप्ट पे आगे नाम बदलते जाते हैं, अलग अलग स्थल आकृतियां बनती जाती है, इसलिए नाम अलग अलग रख दिए हमने। बाकी कोई भी चीज है, कहीं पे समानांतर है, कहीं पे लंबवत है, कहीं पे ये पत्थर है जिनमें आपको 3 फलक देखने को मिलेंगे, चौथा फलक इनका बेस है। तो कंसेप्ट तो हर जगह सेम ही है, बस क्या हुआ, नाम इसमें बदल गया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पवन के निक्षेपणात्मक कार्य के बारे में। पवन निक्षेपण किसका करती है, पवन जो धूल के कण लेके आई, मान लीजिए पवन की बहुत तेज गति थी, पवन तेज गति में क्या करेगी, जितने भी धूल के कण उसके साथ मिलेंगे उसको, उन सबको अपने साथ उठा के आगे ले जाएगी। लेकिन जब पवन की गति धीमी हो गई, अब पवन क्या करती है, पवन अब उन धूल के कणों को अपने साथ आगे नहीं ले जा सकती, अब वो इतने भार ढोने की उसमें क्षमता नहीं है। तो वो क्या करेगी, अपने साथ जो भी धूल के कण लेके आएगी उनको धीमे धीमे नीचे जमा करना शुरू कर देगी, जमीन पे जमा करना शुरू कर देगी। और जमीन पे जब इस प्रकार वो धूल के कण जमा करती है तो क्या बनती है, एक नई स्थलाकृतियां बनती है। और इसी कार्य को पवन का कौन सा कार्य कहा जाता है, निक्षेपण कार्य इसको कहा जाता है। कौन सा कार्य कहते हैं इसको, निक्षेपण कार्य कहा जाता है। अच्छा, इसमें सबसे प्रमुख अगर आप देखोगे कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, तो आप देखोगे जो सैंड ड्यून्स जो होते हैं, जिनको बालू का स्तूप कहा जाता है, जिनको मिट्टी के टीले हम लोग कहते हैं, वो सब किसके कारण बनते हैं, पवन के निक्षेपणात्मक रूप से बनते हैं, या पवन के निक्षेपण कार्य से वो बनते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी बातों पर भी आधारित होता है। कौन सा, तीव्र वेग के चलने वाली पवन परिवहन सामर्थ्य अधिक होने से उसके साथ अधिक मात्रा में पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है। जैसे ही पवन के वेग में कमी आ जाती है, उसकी परिवहन सामर्थ्य या परिवहन जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है।
जिसके कारण जो अतिरिक्त पदार्थ है वो क्या होंगे, नीचे बैठने लगते हैं। और इसके अलावा निक्षेपण के लिए पवन मार्ग में अवरोध होना आवश्यक है। अगर अवरोध नहीं है तो पवन निक्षेपण नहीं कर पाएगी। अब अवरोध क्या हो सकता है, अवरोध मिट्टी का टीला भी अवरोध कर सकता है। कैसे, मिट्टी का टीला कैसे अवरोध करेगा, सोचिए। यहाँ पे कोई मिट्टी का टीला है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने मिट्टी का टीला है, पवने यहां से आ रही थी, पवनों के पास बहुत सारे धूल के कण थे, पवन इससे टकराएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, पवन तो क्या करेगी, अपने ऊपर होके निकल जाएगी। लेकिन अगर पवनों को इन धूल के कणों को भी अपने साथ ले जाना है तो इनको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन नीचे कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा मजबूत है तो पवन इन कणों को ऊपर नहीं उठा पाएगी। और अगर पवन की गति बहुत कम है या बहुत तेजी से पवन नहीं चल रही है तो जैसे इससे टकराएगी तो आप देखोगे जितने भी धूल के कण हैं वो यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, या मैं कहूँ इस वाली ढाल पे जमना शुरू हो जाएंगे, जिसको कहा जाता है पवनमुखी ढाल या विंडवर्ड साइड इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जिसमें सबसे फेमस, सबसे प्रमुख जो स्थलाकृति है वो कौन सी, बालू का स्तूप जिनको कहा जाता है, या कहूं सैंड ड्यून्स जिनको हम लोग कहते हैं। अच्छा, तो एक चीज और कि पवन जो निक्षेपणात्मक कार्य करती है वो कहाँ पे करेगी, क्या सिर्फ रेगिस्तानों में करेगी? तो आप कहोगे नहीं, रेगिस्तानों में नहीं, पवन मार्ग में अवरोध वन के द्वारा आ सकता है, वनों में भी कर सकती है, झाड़ियां, दलदल, नदी, जलाशय और दीवारों आदि में उपस्थित हो जाते हैं। और इन अवरोधों के कारण पवन क्या करती है, उनका वेग कम हो जाता है और निक्षेपण जैसी कार्य करना शुरू कर देती है। और निक्षेपण में सबसे पहले जो पवन कार्य करती है वो किसका कार्य करती है, बालू का स्तूपों का कार्य करती है। बालू का स्तूप क्या होते हैं, अगर आप देखो बालू का स्तूप क्या होते हैं तो आप समझ पाओगे। ये कोई स्थल है, यहाँ पे पवनें चल रही थी, पवनों के पास बहुत सारे क्या थे, धूल के कण थे, पवनों की गति कम हो गई और यहां पे मान लेते हैं आपकी छत्रक शिला कोई खड़ी थी, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। पवन इससे टकराई, टकराने के बाद जितने भी धूल के कण होंगे वो क्या करेगी, पवन यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। तो पवन क्या कर रही है, यहाँ पे निक्षेपण कर रही है किनका, धूल के कणों का। और थोड़े दिनों में आप देखोगे बहुत सारे धूल के कण यहाँ पे जमा हो गए और किसका रूप उन्होंने ले लिया, एक बालू का स्तूप का रूप उन्होंने ले लिया। तो जितने भी अवरोध होंगे उनके आप जो तल होता है उसके आसपास देखोगे बहुत सारा धूल के कण आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्तूप आप ये बालू का स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी आप देखोगे बालू का स्तूप इतने बड़े हो जाएंगे कि इस पूरी शिला को क्या करेंगे, ढक लेंगे, आपको शिला दिखेगी नहीं, सिर्फ बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, रेत से निर्मित होते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पवन द्वारा निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। आकार और स्वरूप में पर्याप्त अंतर मिलता है, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, अलग अलग स्वरूप के हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सिर्फ रेगिस्तान में ही नहीं मिलेंगे और कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं, जैसे नदी के किनारे आपको रेत मिलेगी और नदी के किनारे रेत और हवा भी चलती रहती है, तो नदी के किनारे भी आपको बालू का स्तूप मिल जाएंगे। लेकिन नदी के किनारे, नदी कौन सी अवस्था में होगी इस समय, महीन कण होने चाहिए उसके। बड़े बड़े अवसाद नदी को कहाँ मिलते हैं, अपनी युवावस्था में। जो महीन कण है या तो वृद्धावस्था में मिलेंगे या प्रौढ़ावस्था में मिलेंगे। तो इस जगह आपको बालू का स्तूप का निर्माण होते हुए देख सकते हैं। जहां कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है वहां पवन इतनी शक्तिशाली होती है कि उनको निक्षेपित करके किसका निर्माण कर सकते हैं, स्तूपों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, बस इसमें यही पता होना चाहिए कि रेत अधिक होनी चाहिए सबसे ज्यादा तो, और जो पवन है उसकी गति कम हो जानी चाहिए। लंबाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। आप देखोगे कि कुछ मीटर से लेके 20 मीटर तक ऊंचे बालू का स्तूप आपको देखने को मिलते हैं और सैकड़ों किलोमीटर लंबे लंबे भी आपको बालू का स्तूप देखने को मिल जाएंगे। फेमस अगर आपने सुना होगा तो जैसलमेर जो है, राजस्थान का जो जैसलमेर जो जिला है वहां पे वो फेमस है। वहां पे सम के धौरे मिलते, सम एक वहां पे जगह, वहां पे सम की धौरे, वहां बालू का स्तूप है इसी प्रकार के, तो वो किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और ये बात ध्यान रखना है, जो बालू का स्तूप जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि एक जगह बन गए उसके बाद वो आगे या फिर यहीं बने रहेंगे। जैसे जैसे पवन इनसे टकराती जाएगी, पवन क्या करेगी, इनको आगे खिसकाती जाती है। और आगे कैसे खिसकाती है, यहाँ की कुछ मिट्टी पहले यहाँ पे पड़ गिराएगी, फिर और मिट्टी गिराएगी, इस प्रकार पवन इनको आगे बढ़ाते हुए लेके चलती है। तो जैसलमेर में अगर आप राजस्थान से हो तो आप देखोगे जैसलमेर के जो पुराने लोग हैं
वो घरों में बाहर नहीं सोते थे, है ना। क्यों नहीं सोते थे? ये डर माना जाता था कि बालू का स्तूप क्या होगा, कई बार मिट्टी उनके ऊपर इतनी मिट्टी आ जाती है कि वो दब के मर भी सकते हैं ना। तो लोग जनरली बाहर नहीं सोते थे, घरों में सोता करते थे। तो आप भी अगर कभी जैसलमेर में जाएं तो कोशिश करिएगा कि बाहर ना सोएं, अंदर सोएं। जिस कैंपिंग में आप करने जा रहे हो या किसी टेंट में आप रह रहे हो तो बाहर रात में, क्योंकि रात में पवनों की गति तेज होती है और पवनें क्या करती हैं, बालू का स्तूपों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती रहती है। तो ये क्या थे? बालू का स्तूप थे। अब बालू का स्तूप में आप देखोगे दो प्रकार के ढाल आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रकार का ढाल होगा जहां जिस तरफ से पवनें आ रही हैं और इस तरफ से पवनें जा रही होंगी। जिस तरफ से पवनें आ रही हैं उनको कहा जाता है पवनमुखी ढाल। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पवनमुखी ढाल। और जिस तरफ से पवनें जा रही हैं उनको कहा जाता है लीवर्ड साइड। क्या कहा जाता है? लीवर्ड साइड इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यह है विंडवर्ड साइड, यह है लीवर्ड साइड, यह है लीवर्ड साइड, यह है विंडवर्ड साइड। पवनमुखी ढाल इसको कहा जाता है। और जितनी भी बालू का स्तूप होते हैं उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ढालों में भी इनका क्या होता है? अंतर होता है। इन स्तूपों का जो पवनमुखी ढाल है, जो पवन की दिशा वाला ढाल है, ऑनवर्ड स्लोप, ये कैसा होगा? हमेशा मंद होगा। क्यों मंद होगा? क्योंकि पवनें जब भी यहाँ से आएंगी, पवनें जब भी यहाँ से आएंगी, यहाँ पे जितने भी धूल के कण होंगे उनको कहाँ गिराती चलेगी? उनको यहाँ गिराते हुए वो आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो ढाल होता है ये मंद, और ये वाला जो ढाल आपको देखने को मिलेगा तीव्र ढाल आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसलमेर, गंगानगर, सुजानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़, ये क्षेत्र आपको सब राजस्थान में देखने को मिलेंगे। जैसलमेर, पोखरण वाले इलाके में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो बालू का स्तूप होते हैं ये बनते कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तथा बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। हमने आज तक यही सुना है कि बालू का स्तूप, लेकिन आप आज ज्योग्राफी में पढ़ोगे कल कि बालू का स्तूप भी बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें अनुप्रस्थ, अनुधैर्य, बरखान, ये सब हम बालू का स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है? आपको कल तक का वेट करना है इस सबको जानने के लिए। और ये सब चीजें जब आप जैसलमेर अगर जाओगे ना, तो जैसलमेर में आपको ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इवन राजस्थान में अगर आप अरावली पर्वतमाला के आगे चले जाओगे, वेस्टर्न राजस्थान जिसको कहा जाता है, अगर आप वहां चले गए तो आपको वहां ये सब चीजें देखने को मिलेगी। चलिए कल मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है? चीजों का नोट्स बनाते हुए चलना है, चीजें रिवाइज करते हुए चलनी है, और शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहें जिससे चीजें आप आसानी से क्या कर सके? रिवाइज कर सकें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।